लेक्चर नंबर 25। ये हेडिंग लगाते रखना, फिर रेफरेंस के लिए जरूरत पड़ेगी जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है। सारी रिकॉर्डिंग्स बन रही है तो रेफरेंस में तुम्हें जरूरत पड़ेगी लेक्चर नंबर की। तो इसमें हम सीखेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। हेडिंग लगा सकते हो कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। सेल्स को किस किस तरह से कंबाइन किया जा सकता है, क्या क्या हमारे सिलेबस में है, कैसे कंबाइन करके हमें सीखना है। दो स्थितियां बनती है सेल्स के कॉम्बिनेशन। पहली स्थिति कि जो सेल्स हैं सिर्फ दो ही दिए जाएंगे तुमको, इनके ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट होंगे। डिफरेंट सेल्स तो हमारा डिस्कशन लिमिटेड रहेगा 2 सेल तक। सिर्फ 2 ही सेल ऐसे होंगे जिनको हमें जोड़ना है, डिफरेंट सेल्स। तो इसमें अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं, अलग अलग ईएमएफ है, एक का ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तुमने सीरीज में जोड़ा तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट मिलेगा, ईएमएफ जुड़ जाएंगे E1 प्लस E2। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालोगे इक्विवेलेंट तो वो भी जुड़ जाएंगे R1 प्लस R2। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, डिफॉल्ट से ये बहुत सिंपल है, तुम्हें ऐसे समझ में आ जाता है। अगर वो अपोजिट मैनर में जुड़े हुए हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ईएमएफ। इसमें कंसेप्ट को एक्सटेंड करते हैं कई बार। आइडेंटिकल सेल लेते हैं और 10 सेल बोला तुमको कि 10 सेल हैं, सीरीज में जोड़ रखा है, पर गलती से उनमें से 2 सेल अपोजिट जुड़ गए, गलती से 2 सेल उल्टे जुड़ गए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो नेट ईएमएफ हम कैलकुलेट करेंगे वो कितना होगा। अगर गलती से 2 सेल उल्टे जुड़ गए तो पहली बात तो ये जो 2 सेल उल्टे जुड़े हैं इनका ईएमएफ कम हो गया। तो अगर 10 सेल का ईएमएफ 10E आता तो 8E आना चाहिए। फिर दूसरी बात, उल्टे जुड़े हैं तो ये अपोज भी कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं तो यानी ऐसे समझो कि कांग्रेस पार्टी से 2 कैंडिडेट निकल गए तो नुकसान हो गया। अब ये तो नुकसान हुआ, अभी चले गए भाजपा में तो विरोध और करेंगे, तो टोटल नुकसान हुआ 4 का। तो कितना ईएमएफ रह जाएगा, खाली 6E। 2 उल्टे जुड़ने से नेट ईएमएफ 6E रह जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ये तो डिफॉल्ट से तुम समझ सकते हो, पर जो पैरेलल वाला है वो तुमसे एग्जाम में पूछा जाता है। पैरेलल सिंबॉलिक फॉर्म में बता रहा हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 नंबर में आता है एग्जाम में, और 1 से ज्यादा बार आ चुका है। तो उसमें क्या करना होता है वो देखोगे। नोट करोगे एनसीईआरटी पेज नंबर 113-114। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 113-114 पर ये डेरिवेशन है जो तुम्हें प्रिपेयर करना है। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, उसमें साफ सुथरे तरीके से एनसीईआरटी में समझाया हुआ है, वो तुम वहीं से तैयार करोगे। प्रिपेयर फ्रॉम एनसीईआरटी पेज 113 एंड 114। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर जोड़ दिया हमने तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा उसका फॉर्मूला तुम याद रख सकते हो, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और इंटरनल रेजिस्टेंस वो तो हमें पता ही है, पैरेलल में रेजिस्टेंस का क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसका डेरिवेशन तुम्हें तैयार करना। सिमेट्री कहां पर है, कैपेसिटर जब तुमने पढ़ा था तो कैपेसिटर में या कंडक्टर के लिए हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला था। कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो सिमेट्री में ये है
अंतर है पर कॉन्ट्रास्ट भी है, सिमेट्री है पर कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब डिफर कर रहा है। क्या डिफर कर रहा है? वहां था C1 V1 दोनों में 1 1 था, यहाँ पर एक में 1 है एक में 2 है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? दिमाग में इमेज बिठा लो। कॉन्ट्रास्ट का मतलब जैसे गोविंदा जो है लाल रंग की पैंट पहनेगा तो पीले रंग की शर्ट पहनेगा, हीरो की बात कर रहा हूँ, तो लाल रंग की पैंट पीले रंग की शर्ट डिस्टिंग्विश करना ईजी है। तुम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट में कपड़े पहनते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी। तो कॉन्ट्रास्ट जितना गुड होगा, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी उतनी अच्छी होगी। तो ये वो एक्सप्रेशन भी याद हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन भी याद हो जाएगा। मैं तुम्हें जो तैयार करवा रहा हूँ वो पार्ट है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ और बोर्ड में पूछते हैं, यानी टाइप 2। टाइप 2 में आइडेंटिकल सेल्स होंगे, आइडेंटिकल सेल्स, मैनी, लिमिटेशन नहीं है, कितने भी सेल, n सेल, m सेल, उनको हम सीरीज में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, मिक्स ग्रुपिंग। तो देखेंगे कौन से कॉम्बिनेशन का कब फायदा होगा। फायदा कब मानेंगे? जब करंट ज्यादा मिलेगी। तो कौन से कॉम्बिनेशन से किस सिचुएशन में करंट ज्यादा मिलती है वो कैलकुलेट करके निकाल। तो इसमें तुम्हें सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे जब मैं कैपेसिटर पढ़ा रहा था तो तुमको बोला कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ मैं, रेजिस्टेंस में पढ़ा दूंगा। रेजिस्टेंस का नंबर आ गया, रेजिस्टेंस में भी नहीं पढ़ाया, मैं स्किप ही कर रहा हूँ रेजिस्टेंस में भी, क्योंकि इसकी अच्छी प्रैक्टिस तुम्हारी उधर बन जाती मेन क्लासेस में। लॉजिकली समझ लो, सेल्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, रेजिस्टेंस के लिए नहीं पढ़ा रहा। सबसे पहले तुम इसमें फैमिलियर हुए थे सीरीज पैरेलल में जब तुमने पढ़ा था स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन 11th क्लास में, कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स को हम कंबाइन करते थे, सीरीज में जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा। फिर आया कैपेसिटर्स का 12th में। तो सीरीज पैरेलल होता क्या है वो समझ लो, बाकी तुम अपने आप तैयार कर सकते हो कि सीरीज इक्विवेलेंट जो होता है रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान लो मेरे पास ये 3 एलिमेंट हैं और मैं इनको सीरीज में जोड़ना चाहता हूँ। तो तरीका ये है, पहला एलिमेंट उसका पहला एंड फ्री, जो जोड़ने के लिए फ्री है, कहीं पर जोड़ सकते हैं। दूसरे एंड से दूसरे एलिमेंट का पहला एंड जुड़ जाएगा, दूसरे एलिमेंट के दूसरे एंड से तीसरे एलिमेंट का पहला एंड जुड़ जाएगा। तो ये जो एक चेन बन गई, इसको क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। इसकी खास बात यह है कि जो भी करंट एक एंड से एंटर करेगी, सारी की सारी सब में सेम करंट फ्लो होगी और दूसरे एंड से निकल जाएगी। करंट सेम रहती है, चार्ज सेम रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर कोई एक एलिमेंट खराब हो गया तो सप्लाई ब्रेक हो गई, अब करंट फ्लो नहीं होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है, बचपन में एक गेम खेला करते थे तुम, उसका नाम होता था चेन चेन। चेन चेन में हाथ पकड़ के दौड़ना होता था, मल्टीपल लिंक्स नहीं बन सकते थे, कोई बीच में से आके हाथ नहीं पकड़ सकता था। सिमिलरली यहाँ बीच में कोई कंपोनेंट नहीं जोड़ सकते हम ऐसे, तब ये सीरीज नहीं कहलाएगा। तो सीरीज में ये रहेगा। अब मान लो हाथ छूट जाता था तो कंडीशन वायलेशन हो जाता था, पिटाई होती थी, भागना पड़ता था कहाँ पर? अड्डे पर वापस। तो बिल्कुल चेन चेन जो है बेस्ट एग्जांपल है सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जिन भी एलिमेंट्स को पैरेलल में जोड़ना है, सभी का एक एंड एक तरफ, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो सबका एक एक एंड पॉइंट ए पर, सबका दूसरा एंड पॉइंट बी पर। तो ये बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसकी खासियत ये है कि वोल्टेज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट डिवाइड हो जाएगी अलग अलग। अब मान लो घर में जो कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पंखे ट्यूबलाइट वगैरह जुड़े हुए, किसमें जुड़े हैं? पैरेलल। पंखे के साथ ट्यूबलाइट पैरेलल में, ट्यूबलाइट के साथ फिर रेफ्रिजरेटर या जो भी अप्लायंसेस है, कूलर, सब पैरेलल में। मान लो ये पंखा है, ये ट्यूबलाइट है, ये रेफ्रिजरेटर है। पंखा खराब हो गया तो ये बंद हो जाएगा और बाकी दो को सप्लाई मिलती रहेगी, वो चालू रहेंगे। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात है। तो इस हिसाब से सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। अब बात करेंगे सेल्स के कॉम्बिनेशन की, सीरीज में कैसे जोड़ें, पैरेलल में कैसे जोड़ें, कब फायदा हो। इसमें तुम लिख सकते हो टाइप 2 में आइडेंटिकल सेल्स मैनी। फर्स्ट सीरीज में डैश लगा के लिखोगे, लेफ्ट
n, छोटा n for nest, n identical cells, n identical, एक जैसे, सबका EMF सेम है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, n identical cells, each of EMF कैपिटल EMF स्मॉल e या ऐसा वाला e, each of EMF E and internal resistance small r, each of EMF E and internal resistance small r are connected in series, to supply current, to an external resistance capital R, to supply current to an external resistance capital R, as shown के बाद डैश लगा दो, डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम ऐसे बनाना है तुम्हें, पहला सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, कम से कम 3 सेल तो बनाने। अब हमें n सेल दिखाने, डैश 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 nवां सेल आखिरी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये मिलकर करंट भेज रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R में, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। हर एक सेल का EMF मार्क करोगे, E इंटरनल रेजिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव मार्क करोगे। यहां से करंट आई जो रेजिस्टेंस में जा रही है, हमें पता करना है ये करंट कितनी है और कब ये मैक्सिमम मिलेगी, किस सिचुएशन में। तो जैसे अभी तक पता करते आए थे, करंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। जैसे वोल्टेज सीरीज में डिवाइड हो जाता है वैसे ऐड भी हो जाएगा, तो नेट EMF E कितने टाइम्स, n टाइम्स, क्या लिखेंगे n सेल, n सेल्स। तो नेट EMF हो गया NE, टोटल रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़कर R n टाइम्स NR, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया R प्लस NR। कंडीशन लगाएंगे, मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है कंपेयर टू एक्सटर्नल, तो ऐसे सिचुएशन में मैं NR को नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो मुझे जो करंट मिलेगी इस सर्किट में वो करंट मिल पाएगी I इक्वल टू n टाइम्स E अपॉन कैपिटल R। NR को नेग्लेक्ट कर दिया, जीरो कर दिया। तो लॉजिकली देखने पर क्या बात समझ में आई, एक सेल अगर लगाएंगे तो करंट मिलेगी E/R, 2 लगाएंगे तो 2E/R, 3 लगाएंगे तो 3, और n सेल लगाएंगे तो n टाइम्स। फायदे का सौदा है, करंट बढ़ रही है ज्यादा सेल लगाने पर अगर इसका उल्टा हो, व्हाट इफ NR जो है वो बहुत ज्यादा हो, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो एक्सटर्नल से, तब अगर मैं करंट देखता हूं, अभी मैं कैपिटल R को नेग्लेक्ट कर रहा हूं, कैपिटल R को नेग्लेक्ट कर रहा हूं तो n ऊपर नीचे कट गया, मुझे मिला I इक्वल टू E/R। तुम एक सेल लगाओ, 2 लगाओ, n लगाओ, 100 लगाओ, 1000 लगाओ, करंट मिलेगी E/R। तो ज्यादा सेल लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कब जोड़ना फायदेमंद रहेगा, दिस इज द कंडीशन, इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लिजिबल। ऐसा कब होता है, जब सेल नया होता है, ब्रांड न्यू, नए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। फिर तुम्हें एक बात और याद रखनी है, एनसीईआरटी में लिखी हुई एक लाइन, जो ड्राई सेल होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है प्राइमरी सेल्स जो दूसरे हैं उनके कंपैरिजन में। लैक्लांशियन सेल जो लिक्विड फॉर्म में है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, डेनियल सेल जो लिक्विड फॉर्म में है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, और जो ड्राई सेल हम सूखा सेल काम में लेते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। फिर हम जानते हैं सेकेंडरी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू प्राइमरी सेल्स। तो ये कुछ डेटा तुम्हें आने चाहिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है नए सेल का, तो तुम्हें पता है डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में हम जब भी सेल जोड़ते हैं कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में। टॉर्च में सेल जोड़ा, खिलौनों में सेल लगाया, रिमोट में सेल लगाया, कैसे जोड़ते हैं,
सीरीज में। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते, बोलते रिमोट में 2 सेल ऐसे लगाए हमने, पैरेलल हो गया। तो पैरेलल नहीं हुआ, एक्चुअल में एक सेल उल्टा लगाते हो तुम, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जुड़ता है, तो बनता सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में क्यों लगाते हैं? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और सीरीज में लगाएंगे तो करंट हमें मिलेगी ज़्यादा। एक सेल लगाया तो जितनी मिल रही है 2 सेल लगाने पर उसकी डबल, तो इसलिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन प्रेफर करेंगे। तो स्टेटमेंट लिखोगे स्टार मार्क करके। 10 we connect these cells in series. Thus we connect these cells in series, comma, when internal resistance is negligible, when internal resistance is negligible compared to external resistance. Internal resistance is negligible compared to एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ब्रैकेट में लिख दो न्यू सेल्स, नए सेल्स को हमेशा हम सीरीज में जोड़ते हैं। सेकेंड, पैरेलल। लैंग्वेज में लिखो या सिंबल बना दो पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब क्या करेंगे, पहले हमने लैंग्वेज ज़्यादा लिखी थी, इस बार लैंग्वेज खा जाएंगे बीच की, सीधे लिखेंगे लेट m cells, small m, m for monkey, m cells are connected as shown। तो कितनी लैंग्वेज खा गए? अगर पूरी लैंग्वेज लिखते तो ऐसे लिखते हैं m identical cells each of EMF E internal resistance small r are connected in parallel to supply current to external resistance capital R एज शोन। पर डिफॉल्ट से अंडरस्टूड है, इसलिए वो सारी लैंग्वेज हम खा गए। एग्जाम में भी ऐसे करेंगे अगर दोनों पूछते हैं तो, वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम। क्वेश्चन कैसा था आगे बताऊँ। तो पैरेलल में जोड़ना है, ये पहला सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके साथ पैरेलल में दूसरा सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल, 3 सेल तो बनाने, उसके बाद 3 डैश लाइन, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जा रहा है अप टू m। 3 डैश लाइन के बाद mवां सेल, mth सेल, और ये सप्लाई भेज रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R में। तो तुम ऐसा मान सकते हो कि ये सभी सेल टर्मिनल A और टर्मिनल B के बीच जुड़े हैं पैरेलल में, हर एक का EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R जो तुम्हें मार्क करना है। हमें ये पता करना है ऐसा कॉम्बिनेशन कब इस्तेमाल करेंगे, व्हेन इट विल बी यूजफुल। तो सीधा सा जवाब है जब इससे करंट ज़्यादा मिलेगी तब ये यूजफुल रहेगा। करंट ज़्यादा मिलेगी तो मिलने वाली पावर भी ज़्यादा होगी, क्योंकि I का स्क्वायर आता है पावर के एक्सप्रेशन। क्योंकि ये m सेल्स हैं, m सेल्स है तो मैं यहां पे मार्क कर देता हूं m सेल्स। सेम पैटर्न पे चलेंगे हियर। करंट आई कितनी होगी? EMF पैरेलल में चेंज होता है क्या? सब पैरेलल में है तो क्या ME हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरेलल में सेम रहता है। तो EMF नेट EMF E। रेजिस्टेंस की बात करें तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस निकालोगे तो R M टाइम्स पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है 1/m हो जाएगा, तो वो हो गया स्मॉल r अपॉन m टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। कंडीशन लगाते हैं, इफ ये जो R/m है ये अगर नेग्लिजिबल है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के कंपैरिजन में, तो तुमने R/m को यहाँ पे 0 कर दिया, तो करंट कितनी मिली? करंट मिली E/R। एक सेल लगाओ, m सेल लगाओ, 100 लगाओ, 1000 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
तो हम ज़्यादा सेल क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक सेल जितनी करंट दे रहा है उतनी ज़्यादा सेल देंगे, यानी ये यूजफुल नहीं है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना यूजफुल नहीं। बट इफ दूसरी कंडीशन R/M इज वेरी मच ग्रेटर देन कैपिटल R, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, बहुत ज़्यादा है, तो करंट I इक्वल टू, इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, M ऊपर चले गया, M टाइम्स E/R कितनी मिलेगी? M गुना मिलेगी, फायदा होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कहाँ यूज करेंगे? डे टू डे लाइफ से कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हो जहां पर हम सेल्स को पैरेलल में जोड़ के इस्तेमाल करते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, या तुमने कभी अपनी लाइफ में पैरेलल में जोड़कर सेल्स को इस्तेमाल किया हो? एनी एग्जांपल? ये सिचुएशन कब आएगी? जब सेल समय के साथ बूढ़ा हो जाएगा, यानी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कोई सेल एजिंग के साथ, समय बढ़ने के साथ खराब कब हो जाता है? क्यों हो जाता है खराब? क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है और अब वो उतनी करंट नहीं दे पाता। जैसे हमारी एज के साथ हमारी वर्क करने की एबिलिटी घटती जाती और एक एज के बाद हम उतना वर्क नहीं कर पाते, तो ये लॉजिक है। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन कहाँ कहाँ आती है ऐसी? मान लो तुम्हारी कार में जो बैटरी लगी हुई है उसको 3.5 से 4 साल हो चुके हैं, तो उसकी बैटरी की लाइफ इतनी होती है, उसके बाद उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि कार को स्टार्ट करने के लिए करंट नहीं दे पाती। तुमने कार रास्ते में रोकी, अब दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि उसकी बैटरी जवाब दे चुकी है, उतनी करंट नहीं दे पा रही। तो तुम्हारे पास क्या सॉल्यूशन है? तुम किसी और जाती हुई कार को रोकोगे, 2 तार लोगे, एक तार से उस कार की मेटेलिक बॉडी अपनी कार की मेटेलिक बॉडी से जोड़ दोगे, दूसरे तार से उस कार की बैटरी जो लगी हुई है उसका पॉजिटिव अपने कार की बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दोगे। अब स्टार्ट करोगे तो दोनों बैटरी पैरेलल में आ गई। पैरेलल में आने से रेजिस्टेंस रह गया आधा, रेजिस्टेंस आधा रह गया तो करंट हो गई डबल, तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो बॉडी का कंसेप्ट क्या है? बॉडी, मेटेलिक बॉडी को क्यों जोड़ा? तुमने कई बार देखा होगा बस में हॉर्न बजाने के लिए एक ही तार होता है, ड्राइवर उस तार को टच कराता है स्टीयरिंग व्हील के लोहे के हिस्से पे और हॉर्न बज जाता है। वास्तव में जितनी भी गाड़ियां तुम ध्यान से देखोगे, मोटरसाइकिल, स्कूटर, सब में लाइट जलाने के लिए एक ही तार होता है। तो दूसरा तार कहाँ गया? पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए तो दो, तो पूरी जो मेटल की बॉडी है उसको नेगेटिव से जोड़ के रखते हैं, तो नेगेटिव वहीं से यूज़ कर लेते हैं, एक तार का खर्चा बचा लेते हैं पूरा। तो पूरे सर्किट में सिर्फ एक ही तार चलता है, पॉजिटिव। तो मेटेलिक बॉडी नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो तुमने नेगेटिव नेगेटिव जोड़ दिया बॉडी को और पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ दिया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने यूज किया। बैटरी खप गई, पुरानी हो चुकी, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ बैटरी चेंज करानी है वहाँ तक जाने से पहले कार को बंद मत करो, और बंद कर दिया तो फिर दोबारा सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, वापस स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल, फिजिक्स लैब में हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे एलन की फिजिक्स लैब तो वेल मेंटेन्ड है, यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम तुमको नहीं आएगी। पर तुम्हारे स्कूल्स की फिजिक्स लैब में जहाँ पर लेड एसिड सेल इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर उनका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो, काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट करते वक्त तुम्हें परेशानी आएगी। कई बार पोटेंशियोमीटर का तुम एक्सपेरिमेंट करते हो और डिफ्लेक्शन देखते हो वन साइडेड, बैलेंस पॉइंट ही नहीं मिल रहा है। कारण यह है कि प्राइमरी सर्किट में जो सेल लगा हुआ है, मेन बैटरी, ऑक्सिलरी बैटरी जिसको हम बोलते हैं, वो पर्याप्त करंट नहीं दे पा रहा, सफिशिएंट करंट नहीं दे पा रहा, जिससे कि पोटेंशियोमीटर वायर पर होने वाला ड्रॉप, मान लो वो ड्रॉप हो रहा है 2.4 वोल्ट, जबकि जो अननोन ईएमएफ तुम बैलेंस करना चाहते हो वो 3 वोल्ट है, तो तुम्हें बैलेंस पॉइंट मिलेगा ही नहीं, कहीं पर भी जीरो डिफ्लेक्शन वाली सिचुएशन नहीं आएगी। तो अब क्या करना पड़ेगा? करंट बढ़ानी पड़ेगी उसके कारण। तो करंट बढ़ानी पड़ेगी तो हम वैसा ही एक और सेल लेकर आएंगे। मैंने जो डेटा लिया वो रियलिस्टिक नहीं है, अगर मैं इस डेटा को रियलिस्टिक कर दूँ तो ऐसे समझो, वो जो लेड एसिड सेल होता है उसका ईएमएफ 2.2 वोल्ट। अब मान लो अननोन ईएमएफ जो है 1.5 है, उसका ईएमएफ 2.2 है, पर 2.2 में इंटरनल रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया है कि पूरे पोटेंशियोमीटर वायर पर ए और बी के बीच में जो वो पोटेंशियल ड्रॉप करवा पा रहा है वो 1.5 से कम है, 1.5 से कम ड्रॉप करवा पा रहा है, और हमें नापना है 1.5, तो बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। ये रियलिस्टिक सिचुएशन, सारे डेटा रियल है।
तो अब क्या करेंगे, एक और वैसा ही सेल लाएंगे, लेड एसिड सेल, उसको इसके साथ पैरेलल में जोड़ देंगे। पैरेलल में जोड़ते क्या होगा, ईएमएफ तो वही रहेगा 2.2, पर करंट डबल हो जाएगी क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस आधा रह गया, और करंट डबल होते ही वायर पे होने वाला ड्रॉप बढ़ गया तो बैलेंस पॉइंट हमको मिल जाएगा। तो ये लॉजिक तो पैरेलल में यहाँ यूज़ किया। और कहाँ यूज़ करते हैं, कई बार डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल सिचुएशन ही आती है। मान लो इन्वर्टर हमने घर पे लगाया हुआ है, इन्वर्टर की बैटरी जो है ट्यूबुलर नहीं है, जैसे पहले बैटरी पढ़ाते वक्त मैं तुम्हें डिस्क्राइब किया था ट्यूबुलर बैटरी और बाकी में सरफेस एरिया का अंतर होता है। तो ट्यूबुलर बैटरी नहीं तो 2.5 से 3 साल में वो बैटरी जवाब देगी। अब तुम बैटरी वाले के पास गए, बोला नई बैटरी चाहिए, उसने बोला नई बैटरी 10,000 रुपये की है, तुमने बोला ये मेरी पुरानी वाली का मैं क्या करूँगा, ये तो तुम ले लो, इसका कुछ लेस कर दो, उसने बोला इसका 1,000 रुपये कम करूँगा। अब तुम्हारे पास मान लो उस टाइम 10,000 रुपये नहीं है और तुमने फिजिक्स पढ़ रखी है, तो तुम अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करोगे, तुम उससे बोलोगे कि तुम मुझे ऐसी ही एक बैटरी जो तुम मुझे 1,000 रुपये दे रहे हो मेरी बैटरी के, जैसी मेरी बैटरी है वैसी एक बैटरी दे दो, 1,000 रुपये मेरे से ले लो। अब वो बैटरी तुम खरीद लो 1,000 रुपये में, 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया तुम्हारा। अब इन दोनों बैटरी को तुम घर पे लाके लगा दो पैरेलल में, तुम्हारी पुरानी वाली और ये जो नई 1,000 रुपये में खरीद के लाया, इन्वर्टर फिर से करंट देना शुरू कर देगा, बैकअप फिर से मिल जाएगा। जब तक रुपयों का इंतजाम हो 2-3 महीने इससे काम तुम्हारा चल जाएगा और उसमें लॉस कुछ नहीं होगा। दोबारा भी तुम उसको बैटरी देने जाओगे तो वो 1,000 रुपये देने एक बैटरी। तो इस तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो किन बैटरीज के लिए काम आया, एग्जॉस्टेड बैटरीज। और समझो कैमरा में सेल खत्म हो गया, कैमरा नहीं चला पा रहा, ड्राई सेल, पर अभी देख तो नया नया रहा है, तुम्हारी इच्छा नहीं हुई फेंकने की, तुमने घर लाके ट्राई किया, घड़ी में लगा दिया, घड़ी चला लेगा, घड़ी को कम करंट चाहिए, कैमरा को ज़्यादा करंट चाहिए, घड़ी चल गई 3-4 महीने चलेगी, अब वो घड़ी से भी रिटायर हो गया, घड़ी भी नहीं चला पा रहा, बिल्कुल खत्म हो गया ऐसा मान लो, घड़ी भी नहीं चला पा रहा, तुमने सेल निकाला पर अभी भी नया नया सा दिख रहा है, तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही फेंकने की, कोई बात नहीं मत फेंको, ऐसे 4 सेल इकट्ठे करो और 4 सेल इकट्ठे करके जोड़ दो पैरेलल में। क्या होगा, रेजिस्टेंस हो गया 1/4, करंट हो गई 4 टाइम्स, इंटरनल रेजिस्टेंस 1/4। अब इन 4 सेल के कॉम्बिनेशन को वापस लगा दो घड़ी में, घड़ी फिर से चलने लग जाए, फिर से करंट मिल, यानी आम के आम गुटलियों के दाम, यानी और निचोड़ सकते हैं हम पुराने एग्जॉस्टेड सेल्स में से, और निचोड़ सकते हैं कैसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस टाइम आकर के स्टेटमेंट लिखोगे, we connect these cells in parallel, we connect these cells in parallel, comma, when total internal resistance of the combination is much more greater than external resistance, much more greater than external resistance. ब्रैकेट में लिखोगे old exhausted cells, old exhausted cells, ब्रैकेट क्लोज। तीसरा एक और कॉम्बिनेशन बनता है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। थर्ड, मिक्स्ड ग्रुपिंग। इसमें मैं पूरी लैंग्वेज लिखा रहा हूं, ये 3 नंबर में डेरिवेशन बोर्ड में आता है, 3 मार्क। इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा है, थ्योरेटिकल डेरिवेशन आने के चांसेस कम। तो वो डेरिवेशन हम तैयार कर रहे हैं पहले, फिर इसका न्यूमेरिकल तैयार कर। तो लिखोगे लेट स्मॉल n फॉर नेस्ट, n आइडेंटिकल सेल्स, ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, जैसे पहले लिखा था, n आइडेंटिकल सेल्स, ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस small r are connected in series,
and such M series, M for monkey, such M series are connected in parallel. Such M series are connected in parallel to supply current, to an external resistance capital R, to an external resistance capital R as shown करके डैश लगा दो, सर्किट बनाने हम। तो कुल कितने सेल हो गए? n इंटू एम, मैट्रिक्स बनेगा n इंटू एम का। इस सर्किट को बनाने में पेशेंस चाहिए काफी। एक तरह से ये पेशेंस डेवलपिंग एक्सरसाइज है, तो मेरे साथ साथ बिल्कुल बनाते चलो। पहला सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। एक लाइन में 3 सेल बनाने के बाद डैश डैश करके nवें सेल तक जाएंगे, nवां सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ऐसी M सीरीज पैरेलल में जोड़नी है हमको। तो अगर ये एक्सरसाइज तुम करते हो या ऐसी और भी कई एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारे अंदर पेशेंस डेवलप होगा, पेशेंस डेवलपिंग एक्सरसाइज। जैसे लाइन में लगकर काउंटर से बुकलेट लेना, लाइन में लगकर बिजली का पानी का बिल जमा कराना। तुम तो शायद लाइन में लगकर सिनेमा का टिकट, सबसे ज्यादा उसमें टाइम लगता होगा। ऊन की लिच्ची से ऊन का गोला बनाना, जो मंजा उलझ गया गिर्री में, संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई थी तुमने, अगली संक्रांति के लिए उलझे हुए मंजे को सुलझाकर अपनी गिर्री सही करना, बिखरे हुए गेहूं के दानों को उठाकर वापस भरना, ऑल आर पेशेंस डेवलपिंग एक्सरसाइज। और पेशेंस हमारे बहुत काम आता है। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है तो तुम्हारे जो सवाल अभी तक गलत होते थे, 3 सीरीज बना के अब क्या 3 डॉटेड, वो सवाल अब कम गलत होंगे। पेशेंसली एंटर करोगे अगर क्वेश्चंस को, तो तुमसे सिली मिस्टेक्स होना कम हो जाएंगी। पेशेंस रखते हो तो हमारी बहुत सारी लड़ाइयां बच जाती हैं। कई बार हम इम्पेशेंट हो जाते हैं और उसके कारण हमारी लड़ाई हो जाती है, और उसमें हमें एनर्जी का बहुत लॉस होता है, अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट होती है लड़ाइयों में। वो सारी एनर्जी बच जाएगी अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस प्रॉपर्ली डेवलप होगा। ये लास्ट में आ गई एमवी सीरीज, तो इसमें मार्किंग लगा देंगे हम। एन सेल्स एम सीरीज, कई काम ऐसे होते हैं जिनमें कुछ समय लगना निश्चित है कि इतना समय तो लगेगा, फिर भी हम वहां जाकर अननेसेसरी हड़बड़ी मचाते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, दूसरा वो जो काम कर रहा है उसको भी परेशान करते हैं, उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। पर अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है तो तुम उस दौरान परेशान नहीं होगे, ना खुद परेशान होगे, दूसरे को परेशान भी नहीं करोगे, तो तुम्हारी एनर्जी वहां पर भी बच जाएगी। तो ऐसे पेशेंस डेवलपिंग एक्सरसाइजेज हमें करते रहना चाहिए, और पेशेंस डेवलपिंग एक्सरसाइज करने के दौरान हम उसमें तरीका निकाल लेते हैं अपने मनोरंजन का, जिससे हमें बोरियत ना हो। जैसे अब मुझे इसमें मार्किंग लगानी है, अगर ये चौक वाला बोर्ड होता और जब मैं चौक से लिखता और जब मैं मार्किंग लगाता प्लस माइनस EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R एक रिदम में, तो इसमें एक साउंड निकलती है, उस साउंड को हम एंजॉय कर सकते हैं। जो भी काम करना है उसमें उसको एंजॉय करने का हम तरीका निकाल लेते हैं, तो उसमें साउंड निकलती है, जैसे ट्रेन जब पटरी पे चलती है वैसे साउंड निकलती। तो जो भी लॉन्ग टर्म में कोई काम करना है लंबे समय के लिए और उसमें बोरियत हो रही है, तो एक अच्छा इंजीनियर तरीका निकाल लेता है उसमें उसको एंजॉय करने का। तो ये सारी मार्किंग लगाने के बाद ये सर्किट हो गया कंप्लीट। हर एक सेल का EMF इंटरनल रेजिस्टेंस R हमें पता करना है ये कब यूजफुल होगा, यानी इससे करंट कब ज़्यादा मिलेगी
जब करंट ज्यादा मिलेगी तब यूजफुल हो। कितनी करंट मिलेगी? करंट आई। अगर तुमने पूरा नहीं बनाया तो इसको बाद में बनाना। लॉजिक तुम्हें समझ में आ गया बनाने का? अभी जहां पर मैं लिख रहा हूं वहां पर आ जाओ। एक ब्रांच में एन सेल, तो नेट ईएमएफ एन ई, पैरेलल में चेंज होता नहीं तो एन ई रहेगा, एम सीरीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेट ईएमएफ एन ई। टोटल रेजिस्टेंस एक ब्रांच का, इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, ऐसे पैरेलल में जोड़ा तो एन आर बाई एम। सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, तो कैपिटल आर के साथ एन आर अपॉन एम। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर अपॉन एम, एक्सटर्नल कैपिटल आर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई इक्वल टू एम, एलसीएम लिया तो एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। वो जो एम एलसीएम लिया था ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये करंट आई मैक्सिमम हो जाए, तो इसके मैक्सिमम होने की यही कंडीशन है कि इसके डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी आ रही है ये मिनिमम हो जाए। फॉर आई इक्वल टू आई मैक्स, एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम। इसको मिनिमम होना पड़ेगा। यहां पर हम मैथमेटिक्स की थोड़ी सी हेल्प लेते हैं। वो ऐसे कि अगर किसी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो उसमें हम एक ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर इसके लिए एम आर प्लस एन आर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ एम आर माइनस अंडर रूट ऑफ एन आर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एम एन आर आर। क्योंकि जब मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, तो मुझे यही मिल जाता है एम आर प्लस एन आर। तो ये मिनिमम होना चाहिए, शुड बी मिनिमम। अब इसमें ये जो टर्म आई लास्ट में, मैंने एक गलती की, तुमने पकड़ी गलती। यहां अगर माइनस है तो यहां क्या आएगा? प्लस। तो ये मिनिमम होना चाहिए। इसमें ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है जो लास्ट टर्म है, तो जो होगी सो होगी, जितनी होगी उतनी होगी। पर हम जानते हैं किसी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, नेगेटिव नहीं हो सकता कोई स्क्वायर। तो हम इसको कंट्रोल करते हैं, दैट इज रूट एम आर माइनस रूट एन आर का स्क्वायर इक्वल टू 0। और जब मैं इसको 0 रखूंगा तो यहां से कैलकुलेट करने पर मुझे मिलेगा कैपिटल आर इक्वल टू एन आर अपॉन एम। जैसे मुझे दिखा कैपिटल आर इक्वल टू एन आर अपॉन एम, तो इसका मतलब क्या हुआ? एन आर अपॉन एम तो है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है तो हम मिक्स ग्रुपिंग यूज करेंगे। तो पूरा लॉजिक अब समझ में आ गया। जब इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, नया सेल, तो सीरीज में जोड़ेंगे। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, पुराना सेल, तो पैरेलल में जोड़ेंगे। और अगर दोनों कंपेरेबल हैं और ये संभावना है कि दोनों बराबर हो जाएं, तो मिक्स ग्रुपिंग यूज करेंगे, तब फायदा होगा। तो ये मैक्सिमम करंट कितनी हो जाएगी अभी पूछते हैं तुमसे। मैक्सिमम करंट का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, देन आई मैक्स, तुम क्या करो, कैपिटल आर की जगह रख दो एन आर बाई एम। इस एक्सप्रेशन में कैपिटल आर की जगह एन आर बाई एम, एम ऊपर गया नीचे आ गया 2 एन आर, एन एन कट गया तो क्या बचा? एम ई अपॉन ट्वाइस ऑफ आर। पर अगर तुमने एन आर बाई एम की जगह कैपिटल आर रख दिया तो ये बचेगा एन ई अपॉन 2 कैपिटल आर, और दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो आई मैक्सिमम निकालना है तो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से सेम मिले। तो कंडीशन मिल गई हमको, लैंग्वेज में लिख देंगे स्टार मार्क करके। 10 we use mixed grouping of these cells when
total internal resistance of the combination, total internal resistance of the combination becomes equal to external resistance. Total internal resistance of the combination becomes equal to external resistance. तो 3 नंबर में इतना करना होगा, पर ज्यादा चांसेस किसके हैं? इस पर न्यूमेरिकल आता है जो 2 बार आ चुका है बोर्ड में पहले, तो वो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं। तो क्वेश्चन लिखोगे, यू आर गिवन 36 आइडेंटिकल सेल्स, तुम्हें 36 एक जैसे सेल दिए गए। यू आर गिवन 36 आइडेंटिकल सेल्स, ईच ऑफ EMF 2 volt and internal resistance 0.5 ohm। हर एक का EMF 2 वोल्ट है, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm। फुल स्टॉप। सजेस्ट एक कॉम्बिनेशन, इनको कैसे जोड़ना है वो तुम्हें सजेस्ट करना है। सजेस्ट ए कॉम्बिनेशन जिससे क्या हो, सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम करंट, so that we can get maximum current through an external resistance capital R equal to 2 ohm, so that we get maximum current through an external resistance capital R equal to 2 ohm। Question mark। Also find that maximum current, तो मैक्सिमम करंट कितनी होगी वो पता करो। आल्सो फाइंड दैट मैक्सिमम करंट। तो इसको ऐसे समझो, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है कैपिटल आर के कंपैरिजन में? नहीं है। 0.52 क्या 0.52 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है? किसी को तुमने 200 रुपए उधार दिए, वो बोलता है 50 रुपए कम दूंगा, ले लोगे? बोलोगे पूरे चाहिए, यानी नेग्लिजिबल नहीं है। क्या कैपिटल आर बहुत छोटा है स्मॉल आर से? वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सीरीज भी यूज नहीं कर सकते, पैरेलल भी यूज नहीं कर सकते, दोनों कंपेरेबल है, लगभग आसपास के हैं, तो मिक्स ग्रुपिंग हम यूज करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में तुम लिख सकते हो, लेट वी कनेक्ट n cells in series, n for nest, let we connect n cells in series and such m series in parallel। ऐसी m सीरीज को हमने पैरेलल में जोड़ा। देन वी में राइट, क्या लिख सकते हैं? n इंटू एम का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? n इंटू एम, टोटल सेल कितने? 36, nm इक्वल टू 36, इक्वेशन 1। आल्सो फॉर, हम चाहते हैं करंट मैक्सिमम मिले, I इक्वल टू आई मैक्स, तो कंडीशन क्या है? कैपिटल R इक्वल टू NR बाई एम, ये होना चाहिए। हमारे पास वैल्यूज रख देते हैं, कैपिटल R 2 ओम है, N और M हमें नहीं पता, पता लगाना है। स्मॉल r की वैल्यू है 0.5, 0.5 का मतलब होता है आधा, हाफ। तो यहां से हमें क्या रिलेशन मिला? N इक्वल टू 4m, n इक्वल टू 4m को इक्वेशन 1 में रखो, तो तुम्हें मिलेगा 4m स्क्वायर इक्वल टू 36, m इक्वल टू 3, m इक्वल टू 3 मिलेगा, उसको यहां रखो, तो n इक्वल टू 12। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसा कॉम्बिनेशन बनाना है? n इक्वल टू 12, 12 सेल सीरीज में जोड़ो, m इक्वल टू 3, ऐसी 3 सीरीज को पैरेलल में जोड़ो। अगर ऐसा कर दोगे तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, करंट भी मैक्सिमम हो जाएगी और पावर ट्रांसफर भी मैक्सिमम हो जाएगी। आगे तुम पढ़ते हो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसमें ये कंडीशन होती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, पावर के मैक्सिमम ट्रांसफर होने के। और इस सिचुएशन में जो मैक्सिमम करंट होगी वो निकाल सकते हैं इनमें से किसी भी एक फॉर्मूले से। मान लो इससे निकालना है, तो m की वैल्यू 3, e की वैल्यू 2, 2 इंटू आर की वैल्यू 0.5, 6 एम्पियर। उससे निकालना, उससे निकाल लो, उससे भी आ जाएगा 6 एम्पियर।
तो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉस, केवीएल, केसीएल और उसके अगले दिन उसकी एप्लीकेशंस, मतलब कल ही पढ़ लेंगे अगले लेक्चर में भी। किरचॉफ लॉ विद एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।